Number one, a 5 cross 12 rectangle is inscribed in a circle. What is the diameter of the circle? तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो कि 5 क्रॉस 12 है। ठीक है जी, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो हमारे पास 5 क्रॉस 12 एक रेक्टेंगल है। वो कह रहे हैं कि ये रेक्टेंगल इनसाइड अ सर्कल इंस्क्राइब है। ठीक है जी, ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल अंदर जो है वो रेक्टेंगल इंस्क्राइब है। ठीक है जी, ये आपका रेक्टेंगल हो गया 5 और 12। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या है। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, वो उसका डायमीटर होता है। अब देखिए ये जो 12 है ये इसका डायमीटर नहीं है। उसकी क्या वजह है कि इधर आपके पास कुछ स्पेसिंग दोनों साइड पे रह जाती है। अब इसका डायमीटर क्या है, अगर आप इस रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रा करेंगे, आप एक साइड से दूसरे साइड को टच कर लेंगे, जैसे इधर हुआ है। इस साइड से लेकर ये साइड, ये सर्कल के दो साइड्स हैं। अगर आप इस रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रा करें तो दोनों साइड्स टच हो जाते हैं, तो ये आपका डायमीटर हो जाता है। यानी कि इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वही हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो अब इस रेक्टेंगल का डायगोनल हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, अच्छा ये भी आपका 12 है, ये भी आपका 5 है। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये वाले ऑपोजिट साइड्स। अब ये जो x है ये हमने फाइंड करना है, ये वाला लेंथ। तो हम इसको दोबारा ड्रा कर रहे थे। ये 5 हो गया, 12 हो गया और ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ये एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 169। और अगर आप एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो अंडर रूट लेंगे, वो आपके पास प्लस माइनस 13 हो जाएगा। अब ये लेंथ है तो ये माइनस नहीं हो सकता, तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू 13 आ गया। यानी कि ये जो एक्स है ये आपके पास 13 है। और ये एक्स क्या चीज़ है, बेसिकली रेक्टेंगल का डायगोनल है। और यही रेक्टेंगल का जो डायगोनल था वो बेसिकली इस सर्कल का डायमीटर था। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो डायमीटर ऑफ सर्कल है वो आपके पास 13 यूनिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ 1/20 एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में हमने फाइंड करना है, तो यूँ हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें इधर एक ज़ीरो लगाना है, क्योंकि 20 अगर आप ये करें तो ये नहीं हो सकता, तो आप एक ज़ीरो लगाएंगे। जब ज़ीरो लगाएंगे तो इधर पॉइंट लगाएंगे। अब भी ये नहीं हो सकता डिवाइड, तो फिर आपने एक और ज़ीरो लगाना है। जब आप एक और ज़ीरो लगाते हैं तो इधर भी आप ज़ीरो लगाते हैं। अब 25 ज़र आपके पास 100 आता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास है ये 1/20 आपके पास क्या आ गया, 0.05। यानी कि 0.05 इसका राइट आंसर है। 1/20 जो कि एक फ्रैक्शन है उसको हमने डेसिमल में एक्सप्रेस कर दिया, और ये हम लॉन्ग डिवीजन की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अच्छा, P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, यानी कि P इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के साथ ये दोनों रिलेटेड होंगे। उस कांस्टेंट को मैं क्या कह लेता हूँ। ठीक है जी, ये आपका इक्वेशन 1 आप कह लें। अब वो कह रहा है कि इफ़ Q इज इक्वल टू 12 व्हेन Q इज इक्वल टू 12 व्हेन P इज इक्वल टू 8। तो जब P 8 के बराबर है तो Q 12 के बराबर है। यानी कि जो आपके पास K है वो क्या चीज़ होगी, K आपके पास होगा जी 8 डिवाइड बाई 12, यानी कि 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है जी, K की वैल्यू आप इधर से भी फाइंड कर सकते हैं कि K आपके पास क्या चीज़ होगी, P बाई Q। अब P भी गिवन है, Q भी गिवन है, तो 8/12 आपके पास वही 2/3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ हो गई कि P इज इक्वल टू 2/3 Q। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 15। तो Q की जगह आप 15 डाल दें और तो सॉल्व करें 2/3 इंटू 15। ठीक है जी, ये आपके पास हो जाएगा जी 215 ज़रा 30 आता है, 30 डिवाइड बाई 3, यानी कि 30 डिवाइड बाई 3 आपके पास 10 आता है। तो P की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो आपके पास 10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर x इज़ 5। ठीक है, देखें एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। ठीक है जी, अब आपके पास वो कह रहा है ये जो एल स्क्वायर है वो आपके पास इक्वल है क्या चीज़ की, एक स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। कहते हैं कि उसका हर एक साइड क्या है, एक्स है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ द
साइड ऑफ द स्क्वायर, इधर आपके पास x लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो एरिया आपके पास क्या होगा, वो आपके पास x स्क्वायर होगा। आपको x गिवन है कि x आपके पास फाइंड है, और आपने क्या करना है, सॉरी x आपके पास 5 नहीं है, एरिया आपके पास 5 है। ठीक है जी, ये आप देखें, एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड x, साइड को उसने x कहा हुआ है और एरिया 5 है, तो ये आपके पास 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर है, वेयर x इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो x इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है जी, यानी कि इसका जो हर एक स्क्वायर का हर एक साइड जो है वो आपके पास अंडर रूट 5 यूनिट्स है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब वो कह रहे व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3x। अब एक और स्क्वायर है जो कि उसका हर एक साइड जो है वो 3x के बराबर है। देखिए इसका x क्या आया था, अंडर रूट 5 आया था, तो अब इसका क्या साइड का क्या लेंथ होगा, वो आपके पास होगा जी अंडर 3 इंटू अंडर रूट 5। 3x है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, तो 3 अंडर रूट 5 का हर एक साइड का लेंथ हो जाएगा। ठीक है जी, इधर आपके पास लेंथ अंडर रूट 5 है, वो कैसे पता चला कि उसने कहा कि जी उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया आपके पास 5 है, ये आपको गिवन है। तो जब इस स्क्वायर का एरिया आपके पास 5 है तो हर एक साइड का लेंथ अंडर रूट 5 है। अब एक और स्क्वायर है जिसका लेंथ है 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5, तो इसका क्या एरिया होगा। अगेन आपने लेंथ ऑफ ईच साइड का स्क्वायर लेना है, तो आपने 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर लेना है। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर आपके पास 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर 45 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ -6 1/2 -10। अच्छा, -6 है आपके पास, 1/2 है और -10 है। देखिए दो माइनस है, और जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास प्लस आता है, तो नेट रिजल्ट तो आपके पास प्लस आएगा। उसके बाद देखिए कि 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 1 ज़र और ये आपके पास 3 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी 3 1 और 10, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो हमने पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास 3 10 ज़र 30 आता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 30 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 1/6% ऑफ डैश इज इक्वल टू 45। अच्छा, 4 1/6 को आपने 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 इसके साथ ऐड करना है। ठीक है, और डिवाइड बाय 6 दोबारा लिखना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 6, तो ये आपके पास 25/6 आता है। ठीक है जी, अच्छा तो ये यानी कि इसका मतलब ये है कि 25/6% ऑफ, तो हम x कह लेते हैं, जो क्वेश्चन मार्क है उसको x कह लेते हैं, इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब परसेंट क्या होता है, परसेंट इज इन टर्म्स ऑफ 100, तो ये आपके पास 25/6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इज इक्वल टू 45 है। ठीक है, यानी कि अब 100 को आप क्या कर सकते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 100 है ना, ये डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूँ, और इसके नीचे 1 होता है, तो डिवीजन से ये उल्टा हो जाएगा, ये 25/6 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। अब ये देखें 25 और 100 आपस में कट सकते हैं, 25 4 ज़र 100 आता है, तो ये 4 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया। अब ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, तो ये आप लिख लें 1 मल्टीप्लाई, अच्छा ये आप देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 आ गया, तो ये 24 आ गया, उसके साथ आपके पास x है, मैं इधर x लगा लेता हूँ, ये 45 के इक्वल है। ठीक है जी, अब क्या है कि आपने x फाइंड करना है। ठीक है, ये आपके पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x/24 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 45। ठीक है, implies that x is equal to 24 multiplied by 45। अब आपने 24 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, और ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 4 ज़र 20, 2 को कैरी किया, 5 2 ज़र 10 और प्लस 2 12 आ गया, और 4 ज़र 16 6 हो गया, इधर मैंने 1 को कैरी किया, 4 2 ज़र 8 8 प्लस 1 9 हो गया, ये 0 8 और 0 1080, इसके मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 1080 आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 1080 है, यानी कि इधर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या वैल्यू आएगी, वो आपके पास 1080 आ जाएगी।
25/6% of 1080 is equal to 45, या 41/6% of 1080 is equal to 45. Next question. Sales receive commission of 25 paisa for every Rs20 worth of merchandise she sells. What percent is her commission? अच्छा, ये आपको पैसा में गिवन है, ये है आपको रुपीस में गिवन है। तो रुपीस से पैसा में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 20 रुपये में आपने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 2000 पैसा आ जाते हैं। अब परसेंटेज फाइंड करना है। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, कि पार्ट डिवाइड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100%, पार्ट डिवाइड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100%, या आप ये कहे कि वो नंबर, पार्ट वो नंबर है जिसका आप परसेंटेज निकाल लेते हैं, होल वो नंबर है जो कि टोटल नंबर है, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब पार्ट क्या है? 25 पैसा है। होल क्या है? आपके पास 20 रुपये है, या आपके पास 2000 पैसा है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये दो ज़ीरोज़ इस दो ज़ीरोज़ के साथ कट गए। ये 5 का टेबल पढ़े, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो ये आपके पास 5/4 आ गया, यानी कि 5/4%। अच्छा, अब आप 5/4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 आता है, इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1/4%। इधर जो आपके पास राइट आंसर है वो 1 इंटू 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 men can finish a piece of work in 10 days, whereas it takes 12 women to finish the same work in 10 days. If 5 men and 6 women undertake to complete the work, how many days will it take? ठीक है जी, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम से हमने इसकी अलग भी वीडियो बनाई है, तो भी ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये देखिए कि 10 मैन के उसने दिया है कि वो 10 दिन में काम ख़त्म कर सकता है। ये देखिए, 10 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, और उसने ये भी कहा है कि 12 वुमेन वही काम भी 10 दिन में कर सकते हैं, यानी कि जो काम 10 मर्द करते हैं वही काम 12 औरतें करती हैं। 10 मर्द और 12 औरतें जो है वो उनका काम आपस में बराबर है। मैं इसे लिख सकता हूँ कि 10 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन। अब अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड कर ले, 10 को भी 2 से डिवाइड कर ले, 12 को भी, तो मेरे पास ये कंक्लूजन आ जाती है कि 5 मैन इज इक्वल टू 6 मैन, यानी कि जो काम 5 मर्द कर सकते हैं वो 6 औरतें कर सकती हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि 15 मैन और 6 वुमेन कितने टाइम में काम करेगी। तो जो 15 मैन है बेसिकली वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल है? अच्छा, 6 वुमेन, क्योंकि 5 मैन की इक्वल है, तो इस 6 वुमेन की जगह मैं 5 मैन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 15 मैन एंड 6 वुमेन, तो 15 मैन प्लस 5 मैन में 20 मैन लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो 10 टाइम रिक्वायर्ड बाय 15 वुमेन एंड 6 वुमेन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड बाय 20 मैन, क्योंकि ये दोनों बराबर है, 15 मर्द और 6 औरतें बराबर है 20 मर्द के। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि 10 मर्द उतना ही काम करते थे जितना कि 12 औरतें करती थी, इस तरह 5 मर्द उतना ही काम करते थे जितना कि 6 औरतें करती थी। अब 10 मर्द को 10 दिन चाहिए काम कंप्लीट करने में, 10 मैन नीड्स 10 डेज, तो 20 मैन कितने डेज चाहिए होंगे उनको वही काम कंप्लीट करने में? अगर 10 मैन 10 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, तो 20 मैन कितनी डेज में करेंगे? जाहिर सी बात है वो 5 डेज में करेंगे, मैन ज़्यादा हो गए। तो 20 मैन नीड्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 20 डेज, यानी कि 5 डेज। Hence, if 5 women and 6 women started to finish the same work, it will take 5 days for them to complete it. तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है
पहला क्वेश्चन 75% ऑफ 16। देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंट का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ 100। तो दिस इज 75 डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लिखें, ये आपका हो गया। अच्छा, अब ये देखेंगे 25 के टेबल में दोनों आते हैं, अब इसको 5 टेबल में भी डिवाइड कर सकते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई करके आपके पास वही आंसर आएगा। डायरेक्टली भी आप 25 में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 25 4 ज़र 100, 25 3 ज़र 75। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 75% आपके पास 3/4 के बराबर होता है। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 16। अब देखिए 4 और 16 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 4 1 ज़र 4 और 4 ज़र 16, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास 12 आ गया, इसका आपके पास आंसर आ गया जी 12। तो 75% ऑफ 16 आपके पास जो आंसर आ गया वो आपके पास 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन बॉट एट 1000 एंड सोल्ड एट 10,000, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। किसी ने कोई चीज़ खरीदी, वो 1000 की खरीदी और उसको फरोख्त कर दी 10,000 में, तो कहता है कि प्रॉफिट कितना है। जैसे अच्छे खासा उसने प्रॉफिट कमाया कि एक चीज़ 1000 में खरीद रहा है और 10,000 में बेच रहा है, ठीक है। तो अब पहले प्रॉफिट कितना है, परसेंट को चलते हैं, प्रॉफिट पहले फाइंड करते हैं। प्रॉफिट क्या है, 10,000 में बेचा है, 1000 में इसने खरीदा था, तो प्रॉफिट 10,000 माइनस 1000 है, ठीक है जी। सोल्ड वैल्यू माइनस बॉट वैल्यू है, तो प्रॉफिट आपके पास 9000 आ गया, ये इसका प्रॉफिट हो गया। उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आप क्या करेंगे कि आपने जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है उसको आप ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड करें। ओरिजिनल क्या वैल्यू थी, 1000 थी, ठीक है जी, जिसमें उसने ख़रीदा था। मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले, ये 30 इसके साथ कट गए। 9 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास 900% आ गया। तो कितनी परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ, वो आपके पास 900% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी इज इक्वल टू 1/8, बी सी इज इक्वल टू 6 एंड ए सी इज इक्वल टू 4, फाइंड ए बी सी। अच्छा, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, ए बी मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए सी, ठीक है, यानी कि 1/8 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लें। अच्छा देखें, इधर आपके पास ए भी 2 दफ़ा आ गया, बी भी 2 दफ़ा आ गया, सी भी 2 दफ़ा आ गया, तो ये आपके पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा 6 4 ज़ा 24 आता है, तो 24 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर आपके पास आ गया जी, 24 डिवाइड बाई 8 3 आता है। अब ए बी सी हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके लिए अंडर रूट ले ले दोनों साइड पे। ए बी सी, ये अंडर रूट लेने के बाद इधर भी अंडर रूट ले ले, इधर भी अंडर रूट ले ले, तो ये आपके पास अंडर रूट 3 आ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से 1.72 आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। अच्छा, अब आपने 32 ये आपके पास है डिवाइड बाय 0.008। अच्छा, जब भी आप डिनोमिनेटर में राइट साइड पे जाएंगे, जितनी प्लेसेस आप राइट साइड पे जाएंगे उधर आपने ऊपर ज़ीरोज़ डालने हैं। अब ये देखें, इधर मेरे पास एक प्लेस हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, मैं 4 प्लेसेस राइट पे जाना चाहता हूँ, तो ऊपर मैं 4 ज़ीरो ऐड करूँगा 32 के साथ। तो ये देखें मैंने 4 ज़ीरो ऐड कर दिए और मैं इधर आके मेरा डेसिमल पॉइंट इधर आ गया, इधर मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। 8 पॉइंट समथिंग 8.0 का मतलब है 8। तो अब आप इसको सॉल्व करें, 8 1 ज़र 8, 8 4 ज़र आपके पास 32 आता है, और ये जो बाकी 4 ज़ीरो है वो भी आप इधर लिख लें। तो इसका आपके पास आंसर आ गया जी 40,000, यानी कि 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 12। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। देखिए, अगर आप हर एक नंबर को 2 से इंक्रीज करते हैं ना, सही है, तो ओवरऑल एवरेज भी आपका उतना ही इंक्रीज होगा, ठीक है। ये ट्रिक आप जहन में याद रखें। अगर कुछ नंबर्स का एक एवरेज है, जो भी एवरेज है, अब आपसे कहा जाए कि हर एक नंबर वो कुछ इंक्रीज हो गया, तो जितना इंक्रीज हो गया उधर ओवरऑल एवरेज भी उतना ही इंक्रीज होगा। अब इधर एवरेज ऑफ 8 नंबर्स क्या है आपके पास 12। हर एक नंबर जो है उन 8 नंबरों में हर एक नंबर 2 2 इंक्रीज हो गया। अब जो न्यू एवरेज होगा वो आपके पास उन 8 नंबर्स का 14 होगा, ठीक है जी। समझ आ गई इसकी, जितना इंक्रीज है हर एक नंबर का, ठीक है, उतने ही आपके पास एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स एज ऑफ सन आफ्टर 12 ईयर्स,
वो इधर नहीं है, ठीक है, ये गलत है। आफ्टर 12 ईयर्स फादर एज विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस द एज ऑफ सन। फाइंड एज ऑफ फादर, फादर की एज हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चंस हो ना, आप यहाँ पे आप अपने पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिख लें। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब आप पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आते हैं या प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ आते हैं तो एज इंक्रीज होती है। एज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो वो जाहिर सी बात है आज की एज से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? 3 साल ज़्यादा होगी, ठीक है जी। और अगर मैं आपसे कहूं कि जी पास्ट में 3 साल पहले आपकी क्या एज थी, तो वो आपकी आज की एज से कम होगी। तो पास्ट की एज प्रेजेंट की एज जो है वो उससे ज़्यादा होगी और फ्यूचर की एज उससे ज़्यादा होगी, ये जाहिर सी बात है। अच्छा, अब देखिए ये कह रहा है कि एज ऑफ फादर इज़ 5 टाइम्स एज ऑफ सन। पहले हम करते हैं जी कि एज ऑफ सन को हम एस से डिनोट कर लेते हैं और एज ऑफ फादर को हम एफ से डिनोट कर लेते हैं। आप किसी भी लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम प्रेजेंट ले लेते हैं, ये प्रेजेंट की बात है तो हम इसको प्रेजेंट ले लेते हैं कि एज ऑफ जो आपका सन है उसकी एज एस है, फादर की एज क्या है? वो आपके पास 5s है। ये करंट सिनारियो की बात है। आफ्टर 12 ईयर, 12 ईयर बाद, यानी कि अब किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। आफ्टर 12 ईयर सन की क्या एज होगी? जाहिर सी बात है वो s+12 होगी। फादर की क्या एज होगी? वो 5s+12 हो जाएगी, ठीक है जी। देखिए ना, फादर की प्रेजेंट एज 5s है। 12 साल बाद क्या होगी? 5s+12 हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है? फादर एज विल बी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फादर एज विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ सन, ठीक है जी। ये फादर एज है, ठीक है, और ये आपकी सन एज है। फ्यूचर की बात करें कि आफ्टर 12 ईयर्स बाद जो अबू की एज होगी वो ट्वाइस होगी सन के। तो फ्यूचर में क्या है कि आपके पास जो 5s+12 है वो इक्वल है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स 2s+12 के, ठीक हो गया। तो ये आपके पास 5s+12 इज इक्वल टू 2s+24 हो गया। अच्छा, आप 2s को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 5s-2s हो जाएगा और ये +12 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ये आपके पास 3s+12 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। 12 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करें तो 3s इज इक्वल टू 24 माइनस 12, यानी कि 3s इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी 12। अब s को फाइंड करना है, दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास s 12 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, जो कि आपके पास आ जाएगा जी 4। तो सन की प्रेजेंट एज क्या है? s क्या चीज़ थी? s सन की प्रेजेंट एज थी, ये s आपके पास 4 है, ठीक है। अब एज ऑफ फादर, वो प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं कि एज ऑफ फादर कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है? वो 5s है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? वो आपके पास फादर की क्या एज हो जाएगी? 5s है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 20 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास फादर की एज आ गई। अब आप देखें, इससे आप इसको समझ भी सकते हैं। प्रेजेंटली सन की एज 4 साल है, फादर की कितनी है? 20 साल है, ठीक है जी। 12 साल बाद, 12 साल बाद क्या होगा? एज इंक्रीज होगी, सन की एज कितनी हो जाएगी? s+12 यानी 4+12, 12 साल बाद जाहिर सी बात है उसकी एज 16 हो जाएगी। 12 साल बाद फादर एज क्या हो जाएगी? अब अगर 20 है तो जाहिर सी बात है वो आपके पास 32 हो जाएगी। 5s अब 20 के इक्वल है, 5s+12 32। तो ये देखिए 32 और 16 का क्या रिलेशन है? ये 16 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 32 आता है। तो फादर एज इज देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर and length of the rectangle is equal to the perimeter of the square, then the breadth of rectangle is, ठीक है। क्या दिया है हमें कि जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। अब देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपको पता भी होगा कि क्या चीज़ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, ठीक है जी। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपके पास इक्वल है
एरिया, अच्छा लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर को मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये जो पार्ट है ना इसको हमने लिख लिया। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या चीज़ है, अगर उसका एक साइड एस के बराबर है, एरिया एस स्क्वायर है, तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर आपके पास स्क्वायर का क्या है, वो 4s है। तो वो कह रहा है कि L बराबर है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, वो दूसरा क्या कह रहा है कि L बराबर है 4s के, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4s, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आप यहाँ पे 4s पुट करें, इस L की जगह 4s पुट करें, इक्वेशन 1 में पुटिंग करें, तो आपके पास 4s मल्टीप्लाई बाई b आ जाएगा s स्क्वायर। अच्छा, ये जो एक s है ना इसके साथ कट जाएगा, s स्क्वायर से मुराद s मल्टीप्लाई बाय s है, तो एक s तो कट गया, तो ये 4b आपके पास आ गया जी s, यानी कि जो b आपके पास है वो s डिवाइड बाय 4 है। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 4 होगा। s क्या है, स्क्वायर का एक साइड है, तो अगर उसको 4 पे डिवाइड करें तो उससे आपके पास ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको समझ आ रही है तो यस कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 4 पाई स्क्वायर मीटर। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल आपको गिवन है जी, एरिया ऑफ सर्कल इज 4 पाई। ठीक है जी, स्क्वायर मीटर उसका यूनिट है। तो ये अब हमें पता है कि एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर की इक्वल है, तो पाई आर स्क्वायर आपके पास 4 पाई है, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर आपके पास 4 आ गया, इम्प्लाइज आर आपके पास 2 आ गया। ठीक है जी, आर आपके पास रेडियस जो है वो 2 मीटर है। अब आपने सरकमफेरेंस फाइंड करना है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितना है, 2 है, हमने फाइंड कर लिया, ये आपके पास 4 पाई आ गया, इसका सरकमफेरेंस भी आपके पास 4 पाई ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन ऑफ 2 3 6 7 8 9 10 11। अच्छा, मीडियन जो है, मीडियन के लिए आप पहले जो सीक्वेंस आपको गिवन हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं, उसके बाद मिड पॉइंट लेते हैं। ठीक है, अगर वो ऑड नंबर है मिड पॉइंट ले ले, इवन नंबर है तो दो जो मिड पॉइंट वैल्यूज़ हैं उनको ले लें और उनकी एवरेज ले लें। देखिए पहले से रीअरेंज है तो हमने इसका मिड पॉइंट लेना है। ये देखिए हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 नंबर है, यानी कि हमारे पास इवन नंबर्स हैं। तो इनका जो बीच का है वो आपके पास क्या होगा, ये उनका बीच का होगा। ठीक है जी, क्योंकि इस साइड पे भी 3 नंबर्स हो गए, इस साइड पे भी आपके पास 3 नंबर्स हो गए, तो आपने इन दोनों का एवरेज लेना है। 7 + 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि 15 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास 7.5 आ गया। ठीक है जी, ऑड के लिए आसान है, आपका एक ही नंबर डायरेक्टली आपको मीडियन मिल जाता है। इवन के लिए आपके जो बीच के 2 नंबर्स है आपने उसका एवरेज लेना है, यानी उनको सम करके डिवाइड बाई 2 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड। अच्छा, मोड सीक्वेंस में वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होता है। अब आप देखें कि यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट है। ठीक है, 87 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है। ठीक है जी, 87। इसके अलावा 84 तो एक दफ़ा ही मुझे नज़र आया है, इसके अलावा कोई भी ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, तो इसका जो मोड है वो क्या है, 87 है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ स्टूडेंट नंबर्स आपको गिवन है, आपसे कहा गया है कि एवरेज फाइंड करो। अब एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल आइटम्स, या जितने भी नंबर्स हैं उनकी तादाद, जिसको हम n कह लेते हैं, कैपिटल N। अब देखें अगर आप इनको जमा करेंगे ना आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ये आप देखें ये सारे के सारे 100 के बहुत करीब है, और ये नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। ठीक है, ये कितने नंबर्स हैं, ये आपके पास ये 6 नंबर्स है। अच्छा, ये 100 के बहुत करीब है, तो ये 100 से हर एक नंबर जितना कम है उनको आप जल्दी से ऐड कर ले। ठीक है, ये 100 से कितना कम है, 10 कम है, ये 9 कम है, ये 2 कम है, ये 4 कम है, और ये 5 कम है। इन सब को आप ऐड कर लें कि ये कितने कितने कम हैं। ये 10 + 9 19, 19 + 2 21, 21 + 4 25, 25 + 5 30। तो ये सारे नंबर जो है मिला के 100 से कम है। अगर ये सारे नंबर यहाँ भी 100 होता, यह भी 100 होता, यह भी 100 होता, तो इनका टोटल 600 होता।
लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये टोटल 600 से कितने कम है, ये 30 कम है। अब 600 माइनस 30 कितना होता है, लेकिन ना बात को समझने की कोशिश करिए। अगर ये सारे 100 होते, 6 नंबर हैं, तो इनका टोटल, इनका जो सम है वो 600 होता, लेकिन ये 100 से थोड़ा थोड़ा कम है, तो जल्दी से हमने जितने जितने कम थे वो हमने लिख ली और उनको ऐड कर लिया, तो ये सारे नंबर्स मिला के 100 से 30 कम है। इनका जो सम है वो 570 ही होगा। डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल नंबर जो कि 6 है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप कन्वेंशन मेथड कर सकते हैं, जो कि 90 प्लस 91 प्लस 98 प्लस 96 प्लस 95 और प्लस 100 है, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। आप ये सोचें कि देखिए 6 नंबर्स हैं और 100 के करीब है, अगर ये सारे 100 होते तो टोटल 600 होता। अब ये सारे नंबर्स कुछ ना कुछ 100 से कम हैं, ठीक है, तो ये 5 कम है, ये 4 कम है, ये 2 कम है, ये 9 कम है, ये 10 कम है, तो उन सबको ऐड कर लें कि वो कितने कम है, टोटल 30 कम है, तो 600 से 30 माइनस कर ले, 570 आ जाएगा। अब आप इसको 6 पे डिवाइड करें, ठीक है जी, ये आपके पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, कि जो आपके पास एवरेज आ जाएगी वो 95 आ जाएगी। इस सीक्वेंस का एवरेज 95 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नंबर बिटवीन 100 टू 200 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5। अच्छा, देखिए 4 एंड 5 बोथ से डिविजिबल है, तो 4 एंड 5 का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है कि इस केस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है जो कि 20 है। अब आपको कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो 20 पे डिवाइड हो सके। अब इन नंबर में आप देखें कि 20 पे कौन सा डिवाइड हो रहा है, सिर्फ ये जो नंबर है यही 20 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए आपके पास ये जो आंसर है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 21 एंड 18 बोथ। इसके लिए अगेन आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, 21 और 18 का एलसीएम लेना है। ये दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो इधर आपके पास 7 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, फिर आप 7 लिख लें। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं, आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, ठीक है जी। अब आप इनको क्या कर लें, मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास 21 आता है, मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है जी। तो ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ये आपके पास 126 आएगा। अच्छा, तो जो नंबर्स भी आपको गिवन हो, जो भी ऑप्शंस गिवन हो, उसमें 126 या मल्टीपल ऑफ 126 यानी कि 252 हो गया। इसी तरह आपके पास इसका जो थर्ड होगा वो क्या होगा, 126 मल्टीप्लाई बाई 3 हमने करना है, तो वो क्या होगा, वो आपके पास 378 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स इसमें जो भी ऑप्शन मौजूद है वो डिविजिबल बाय 21 एंड 18 बोथ होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, n इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ n इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। n जो कहता है वो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k और इंटू m, ठीक है। अब देखिए आपको n की वैल्यू गिवन है, n इज इक्वल टू 5 है और m इज इक्वल टू आपके पास 4 है, तो यहाँ से हम k निकाल सकते हैं। k क्या हो जाएगा इस केस में, k आपके पास हो जाएगा जी 5/4, ये आपके पास k आ गया जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बीच में कुछ कांस्टेंट होगा, इधर वो कांस्टेंट आपके पास 5/4। अच्छा, अब वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ n इज इक्वल टू 4। तो पहले आप ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम कह लें इक्वेशन 1, इसमें आप पुटिंग कर ले कि ये आपके पास बन जाएगा n इज इक्वल टू 5/4 इंटू m, ठीक है। अब आपको जो भी वैल्यूज गिवन हो, एक वैल्यू गिवन होगी, एक आपने फाइंड करनी है, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 5/4 इंटू m में आपको क्या गिवन है कि m फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है जी। तो ये आपके पास 4 है और आपने क्या फाइंड करना है, आपने m फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये m मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करूँगा कि m आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये इसके साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 5m, ठीक है। तो 16 इज इक्वल टू 5m हो जाएगा। अब दोनों साइड को 5 पे डिवाइड कर लें, यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 16/5, ठीक है, जो कि इक्वल होती है 3.2 के। ये आपके पास m की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ मंसूर इज 4 मोर देन एज ऑफ
अहमद, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ एज अली। इफ सम ऑफ ऑल एजेस इज 24 फाइंड द एज ऑफ मंसूर, ठीक है। अगेन एज क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको गिवन है कि अच्छा मंसूर की एज को मैं एम से डिनोट करता हूँ, अहमद की एज को ए एच से डिनोट कर लेता हूँ, अली की एज को ए एल से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। आप किसी भी नंबर से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो पहले जो मंसूर की एज है एम इज इक्वल टू वो क्या है, अहमद की एज और 4 ज़्यादा, क्योंकि उसकी मंसूर की एज 4 ज़्यादा है अहमद से, तो अहमद की जो भी होगी मंसूर की इससे 4 ज़्यादा होगी। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। एंड एग्जैक्टली हाफ एज अली, ये किसकी बात कर रहा है, मंसूर की बात कर रहा है। मंसूर की एज आपके पास अली की हाफ भी है। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एजेस, यानी कि मंसूर की एज, अहमद की एज और अली की एज आपके पास 24 के बराबर है। मंसूर की एज, अहमद की एज और अली की एज ये आपके पास बराबर है 24 के, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि आप एज फाइंड करें जी मंसूर की, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात कि यहाँ पे मंसूर की जगह मैं मंसूर लिख लेता हूँ, मंसूर की जगह मैं ए एच प्लस 4 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ए एच प्लस 4 लिख लेता हूँ और अहमद की एज को ऐसे ही लिख लेता हूँ। और फिर आपके पास अली की एज है, अली की एज क्या है, अगर इससे मैं अली की एज निकालूं तो अली इज इक्वल टू 2m हो जाएगा, ठीक है जी। और 2m किस चीज़ के बराबर है, अगेन 2 इंटू एम किस चीज़ के बराबर है, ए एच प्लस 4। ये आपके पास 2ah यानी कि अहमद की एज प्लस 8 हो जाएगी। इधर आप 2ah प्लस 8 लिख लें। ये कहता है कि इक्वल है 24 के। अब देखें ये आपके पास 3ah हो गया, क्योंकि 1 2 और बल्कि 4 हो गया, ठीक है। ये आपके पास 4ah हो गया, ठीक है ना, 2 3 एंड 4 और प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 8 हो गया, प्लस 4 और प्लस 8, ये आपके पास इक्वल है 24 के। तो 4ah प्लस 12 आपके पास इक्वल है 24 के, यानी कि 4ah 12 को इस साइड पे शिफ्ट करें, ये माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस 12 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 12। 4ah 12 की इक्वल है, ah किस चीज़ के इक्वल होगा, यानी कि अहमद की जो एज है वो किसकी इक्वल होगी, वो 3 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। दोनों को 4 पे डिवाइड कर लें। तो आपने अहमद की एज फाइंड कर ली है। मंसूर की एज क्या है, अहमद से 4 ज़्यादा, तो 3 + 4, यानी कि मंसूर की एज जो है वो आपके पास 7 ईयर्स आ गई है, ठीक है। हमने मंसूर की एज फाइंड कर ली है। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, देखें अहमद की एज आ चुकी है 3 ईयर्स है, ये देखें ना इस इक्वेशन में अहमद की एज क्या आई है 3 आई है, मंसूर की क्या आई है 7 आई है। रह गई अली की एज, तो देखिए जो मंसूर की एज थी वो अली से हाफ थी, यानी कि अली की एज 2 टाइम्स दी मंसूर थी, यानी कि जो अली की एज है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 14 है। 14 क्यों है, क्योंकि 2 टाइम्स मंसूर एज 14 आता है, 2 टाइम्स 7 14 आता है। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करें ये आपके पास 24 ही आता है। ये मैंने वेरिफिकेशन के लिए कर लिया, इसलिए आपके पास ये जो राइट आंसर है कि मंसूर की एज 7 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 9 and 10 व्हाट कुड बी द थर्ड साइड। अच्छा, ये बात आप जहन में याद रखें, बल्कि जहन में याद रखने की बजाय आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ साइड्स ऑफ ट्राइंगल के लिहाज से। रिमेंबर, अगर आपको ट्राइंगल में 3 ही साइड्स होते हैं, वो तो आपको पता है, इसलिए इसको ट्राइंगल बोलते हैं। 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स ही होंगे, ठीक है। एंगल 3 है, ये तो नहीं हो सकता कि एंगल 3 है और साइड 100 है। 3 एंगल है, ट्राई एंगल है, ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स एंगल, 3 एंगल है तो 3 साइड ही होंगे ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब जब भी आपको 2 साइड्स के लेंथ का पता हो, 2 साइड्स के लेंथ का पता हो ट्राइंगल के, जो थर्ड साइड है ना वो इन दोनों के डिफरेंस से ग्रेटर होगा और इन दोनों के सम से क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर होगा। समझ आइए, लेंथ ऑफ थर्ड साइड जो है, चाहे जो भी ट्राइंगल है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, किस चीज़ से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ द अदर 2 साइड्स, ग्रेटर देन
डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है जी, इसको लिख लें, नोटबुक निकाल लें, इसको लिख ले, इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स एंड स्मॉलर देन, एंड आ गया स्मॉलर, उससे कम होगा, किस चीज से कम होगा, स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स, स्मॉलर देन सम ऑफ अदर टू साइड्स। मैं ज़रा जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, आपने साफ साफ लिखना है और उसको समझना है कि ट्राइंगल का जो थर्ड साइड है वो हमेशा ग्रेटर होता है डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स और स्मॉलर होता है सम ऑफ द अदर टू साइड्स। अब आपको टू साइड्स गिवन है 9 और 10 है, डिफरेंस क्या है इन दोनों साइड्स का, डिफरेंस है आपके पास 1, क्योंकि 10 माइनस 9 1 आता है। सम क्या है इन दोनों का, सम है जी आपके पास 19। तो आपके पास जो थर्ड साइड होगा वो 1 से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है जी, जो थर्ड साइड होगा वो 1 से हमेशा ग्रेटर होगा और वो 19 से हमेशा स्मॉलर होगा। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने वही वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो कि 1 से ग्रेटर हो और 19 से कम। ठीक है जी, अगर आप थर्ड साइड को x कह लें तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन x बट लेस देन 19। ये जो ऑप्शन है ना, शायद ये ऑप्शन आपको गिवन हो, फिर आपने इस ऑप्शन को टिक करना है। तो क्वेश्चन है, इफ रेंट ऑफ शॉप इज 200 एंड इट डबल्स एवरी ईयर देन व्हाट विल बी रेंट आफ्टर 5 ईयर्स। देखें, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं और फिर मैं आपको इसका फार्मूला भी बताऊंगा कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, वैसे कैसे कर सकते हैं, करंट रेंट ऑफ शॉप क्या है 200 है, हर साल में वो डबल हो रहा है। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 200 का डबल कितना होता है 400 हो जाएगा जी। अब 2 साल बाद अगेन डबल हो गया तो 400 का डबल कितना होता है 800 होता है। 3 साल बाद अगेन डबल हो गया तो 800 का आप डबल ले ले 1600 हो जाएगा। 4 साल बाद अगेन डबल हो गया तो 1600 का आप डबल ले ले, 16 का डबल 32 होता है तो उसके साथ लगा लें। और फिर 5 ईयर्स, ये भी ईयर्स है, ये भी ईयर्स है, ये भी ईयर्स है, फाइनली 5 ईयर्स जो हमसे पूछा गया है, 5 ईयर्स क्या, इसका भी डबल, तो ये आपके पास 6400 आएगा। अब ये देखें, ये हर साल डबल होता रहता है। ठीक है, एक साल में डबल हुआ, फिर डबल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर डबल हो गया। तो 5 ईयर्स आपके अमाउंट से पूछा गया है तो वो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा 6400 आएगा। ठीक है, ये एक तरीका है इसको करने को। सेकेंड तरीका क्या है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इधर आपके पास जो A1 है वो आपके पास 200 है, ठीक हो गया, और आपके पास जो R है वो आपके पास क्या है 2 है क्योंकि डबल हो रहा है, और इसी तरह आपके पास जो N है वो 5 है। अगर आप या N आप 6 ले लें क्योंकि N-1 होता है, तो अगर आपने AN फाइंड करना है तो आप A1 R पावर N ले लें। A1 कितना है 200 है। ठीक है जी, अगर आप इसको A1 कह रहे हैं, ठीक है, आपके पास R पावर 2 पावर 5 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, ये 200 इंटू 32 आ जाएगा, ये आपके पास 6400 आ जाएगा। ये बेसिकली आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A man travels 3 yards in 2 minutes. How much will he travel in 50 minutes? ठीक है, एक बंदा है, अगेन वो डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है, वो 3 यार्ड्स कवर करता है 2 मिनट्स में। अब देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे मिनट्स का पूछा गया है, तो इसमें आपने पहले 1 मिनट फाइंड करना है। अब 1 मिनट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करूँगा, तो 3/2 यार्ड्स वो कवर करता है, इसको भी आप 2 पे डिवाइड कर ले, 2/2 आपके पास 1 आएगा 1 मिनट में। अब आपसे पूछा गया कि 50 मिनट्स में कितना कवर करता है, तो दोनों साइड को आप 50 से मल्टीप्लाई करें। 1 मिनट में अगर वो 3/2 यार्ड्स कवर करता है तो 50 मिनट्स में वो मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, आपके पास ये 50 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है जी, 1 मिनट में वो 3/2 यार्ड्स कवर करता है तो 50 मिनट्स में कितना करेगा, जाहिर सी बात हो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस चीज़ से 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा ही है कि मैं आपसे कहूँ कि एक अंडे की कीमत 2 रुपये, तो 50 अंडे की कीमत क्या होगी, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको सोल्व कीजिए, 2 1 ज़र 2 और 2 25 ज़र आपके पास 50 आता है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 25 आपके पास 75 यार्ड्स आ गया, यानी कि
अगर वो 2 मिनट में 3 यार्ड कवर करता है तो वो 50 मिनट में 75 यार्ड्स डिस्टेंस कवर करेगा। Next question, sum of two numbers is equal to twice their difference. If one number is 10, find the other. अच्छा, sum of two numbers, let those numbers be x and y. उस numbers को हम कह लेते हैं कि जी जो हमारे पास जो numbers हैं, let those numbers be x and y. ठीक है जी, उन numbers को हमने कह दिया x and y कह दिया। आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, आप उसको a and b कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि sum of two numbers क्या है, x plus y is equal to their डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस देयर डिफरेंस। ट्वाइस का क्या मतलब है, टू। ट्वाइस देयर डिफरेंस हो गया, इसको आप सॉल्व करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। ठीक है जी, x को आप इस साइड पे शिफ्ट करें, ये आपके पास 2x माइनस एक्स माइनस 2y हो जाएगा, तो ये आपके पास y इज इक्वल टू x माइनस 2y हो जाएगा। अब इस माइनस 2y को आप इधर शिफ्ट कर लें, तो आप क्या करेंगे कि दोनों साइड को प्लस 2y, दोनों साइड पे प्लस 2y लगाएंगे, तो इधर भी आप प्लस 2y लगा लें, इस साइड पे भी प्लस 2y लगाएं। अब माइनस 2y प्लस 2y आपके पास 0 आता है, तो ये आपके पास 3y इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है जी, अब आपको गिवन है कि एक नंबर आपके पास 10 है, तो चलिए जी y को आप 10 ले लें। तो अब जब y को आपने 10 ले लिया तो x के किस चीज़ के इक्वल है, इधर 3y के इक्वल है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 आपके पास ये 30 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर आपके पास 30 हो जाएगा। अब देखिए आप इन दोनों नंबर को सम करें, 10 प्लस 30 कितना होता है, 40 होता है, और 30 माइनस 10 कर ले, वो कितना होता है, वो आपके पास 25 के इक्वल होता है, 20 के इक्वल होता है। तो इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर। तो एक नंबर आपके पास 10 हो गया, दूसरा आपके पास 30 हो गया। अच्छा, अगर आप ये कहे कि जी आप कहते हैं कि नहीं y आपने 10 क्यों लिया है, हम x भी तो 10 ले सकते हैं। तो अगर आप x को 10 लेते हैं, ठीक है, फिर आपके पास y क्या आ जाएगा, अगर x आप 10 लेते हैं तो फिर आपके पास y आ जाएगा जी 3.33। ठीक है जी, वो भी ठीक है, तो उसमें फिर आपके पास एक नंबर 10 होगा, दूसरी नंबर 3.33 होगा। लेकिन अगर आपको फिर आप ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शंस को आपका दूसरे नंबर कौन सा गिवन है, अगर 30 गिवन है 30 को टिक कर ले, अगर 3.33 गिवन है तो 3.33 को टिक कर ले, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने एक नंबर जो है वो कौन सा लिया है, x लिया है कि y लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ज़कात ऑन 12,15,000। ठीक है, ज़कात कैसे फाइंड करते हैं मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, डिवाइड बाय 40 करते हैं अगेन। अच्छा, अब ये देखें, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अब ये वैल्यू तो नहीं रिपीट हुई, लेकिन ज़कात पे वही क्वेश्चन है कि यार ज़कात फाइंड करो, तरीका वही है, 40 पे डिवाइड कर लो। ज़कात फाइंड करना है, इस नंबर को आप, ये जो नंबर है इसको 40 पे डिवाइड करो। ठीक है, 0 0 कट गया, आपके पास आ गया 12,1500 डिवाइड बाय 4। अब आप डिवीजन परफॉर्म कर लें। ठीक है जी, तो आप कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। 430 आपके पास 120 आ जाएगा, ये आपके पास 1 आ जाएगा, 5 और ये 1 आ जाएगा जी, ये 500 आप इधर लिख लें। अब अगेन 4 3 आपके पास 12 आता है, ये आप 3 लिख लें, और ये जो 2 जीरोस हैं इसको नीचे लिख लें, ये 300 हो गया। 4 7 आपके पास 28 आता है, इसको माइनस करें, ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये 0 आप इधर लिखें, ये आपके पास 20 हो जाएगा। 4 5 आपके पास 20 आता है, तो ये देखिए आपकी डिवीजन परफॉर्म हो गई, तो इसका आपके पास क्या आंसर आ गया, 30375। इसमें जो ज़कात की रकम है, जो ज़कात अमाउंट है, दैट विल बी 30375। दूसरा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 2, इफ वन नंबर इज 4 फाइंड द अदर नंबर। अगेन सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक नंबर 2 है, x और y में कोई भी नंबर आप 2 ले लें, x को मैं 2 लेता हूँ, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपके पास y क्या चीज़ है, सॉरी, इफ वन नंबर इज 4, वन नंबर इज 4, ठीक है, तो हमने 4 प्लस x को मैंने चले 4 ले लिया, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। y की चीज़ की इक्वल है, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 के, यानी कि -2। अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर आपके पास -2 होगा, तभी जाके इनका सम जो है वो 2 के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है।
अच्छा 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 5, उसके बाद डिवीजन है, ठीक है। ये आपके पास ये वाला साइन है। इस साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि आपको इन्वर्स लेना पड़ता है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में। इस डिवाइड के साइन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा और जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने न्यूमरेटर में लिख लिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है जी। ये देखिए 5 के साथ कट जाता है, 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18 हो गया। ये 2 इसके साथ कट गया, ठीक है। तो आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, यानी कि 25, और ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। इसका आंसर आपके पास 25 आ जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में हम गेट जनरल पास पेपर जो कि 18 जून 2023 को कंडक्ट हुआ था, उसके वर्बल पोर्शन के जो क्वेश्चंस है, जो एमसीक्यूज है, उसको डिस्कस करेंगे। ये जो गेट टेस्ट है ये कैटेगरी बी का है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल लाइक टू थैंक वन ऑफ माय फॉलोअर्स और वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। उसका नाम तो खैर फनी सा है, पेशवा आई थिंक उसका अपना नाम लुबना है। उसने काफ़ी हेल्प आउट की इस वीडियो बनाने में, क्योंकि उसने जो एमसीक्यूज थे, जो क्वेश्चंस थे, वो उसी ने पोस्ट किए हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। पहला है जी एंटीनम्स कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब है छुपाना। अब जाहिर सी बात है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? जाहिर करना। तो ये रिवील का मतलब है जाहिर करना, तो ये इसका राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट एंटीनम ऑफ कॉन्सील विच इज रिवील। नेक्स्ट है जी रिटेन। रिटेन कहते हैं रोकना, ठीक है। अब इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो आपके पास लेट गो है। रिटेन का मतलब रोकना या इस्तेमाल में लाते रहना, तो इसका ऑपोजिट आपके पास लेट गो हो जाएगा। अच्छा, स्पेयर भी इसका ऑपोजिट हो गया, SPARE, वो भी इसका ऑपोजिट है। अगर वो आ जाए वो भी उसका राइट आंसर है। इस तरह लूज LOSE वो भी आपका इसका ऑपोजिट है, रिटेन का ऑपोजिट है, लेकिन वो ऑप्शन इधर नहीं है, लेट गो का ऑप्शन है, तो लेट गो आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी स्प्यूरियस। स्प्यूरियस कहते हैं फेक फॉल्स को। अब इसका जो ऑपोजिट है वो आपके पास इधर जेन्युइन है, ठीक है जी। अभी देखें, हमने कुछ एमसीक्यूज पहले भी किए थे जिसमें काउंटर फीट आया था। काउंटर फीट का भी ऑपोजिट था जेन्युइन, इस तरह बोगस को भी ऑपोजिट था जेन्युइन। तो ये काउंटर फीट, बोगस, इन सारों का जो ऑपोजिट है वो जेन्युइन है। स्प्यूरियस का एक और ऑपोजिट ओरिजिनल भी हो सकता है। इधर आपके पास जो जेन्युइन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी एडिटर मैगजीन। अच्छा देखिए, एडिटर जो है वो मैगजीन बनाता है या उसमें एडिटिंग करता है, मैगजीन प्रोड्यूस करता है। एन एडिटर मेक्स अ मैगजीन। इसी तरह जो डायरेक्टर होता है वो फिल्म बनाता है, वो फिल्म प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए आपके पास ये जो सी जो ऑप्शन है वो आपके पास राइट आंसर है। एन एडिटर मेक्स मैगजीन। इसी तरह जो डायरेक्टर होता है ही मेक्स फिल्म। सोल्जर स्टैन गन। देखिए स्टैन गन आपके पास ये मौजूद है, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई है। यह स्टैन गन की पिक्चर है, एक किस्म का ब्रिटिश गन है, ठीक है। ये देखिए, ये सोल्जर है, उसने स्टैन गन पकड़ा हुआ है। तो सोल्जर जो है वो स्टैन गन को यूज कर सकता है। उसका हथियार क्या है सोल्जर का? उसका हथियार है स्टैन गन। इसी तरह अगर आप इधर ऑप्शन देखें, उधर इसमें है एक नाइट। नाइट जो है ये आपके पास, ये जो तस्वीर है वो आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि ये काफी फिल्मों में भी दिखाया जाता है, इवन कार्टून में भी दिखाया जाता है। अब जो नाइट का जो हथियार है वो आपके पास स्वॉर्ड है, वो तलवार है। तो इधर आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। सोल्जर के हाथ में आप स्टैन गन देखते हैं, इसी तरह नाइट के हाथ में आप स्वॉर्ड देखते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी आप उसके पास स्वॉर्ड मौजूद है। तो इधर बी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी सैंक्शन कोर्स। अच्छा, सैंक्शन के कई मायने हैं। एक मायने है ऑथराइज करना, यानी कि अलाउ करना, ठीक है जी, कॉन्सेंट देना। यहाँ पे सैंक्शन की वो मायने नहीं है। यहाँ पे सैंक्शन से मुराद पनिशमेंट है, यहाँ पे सैंक्शन से मुराद पेनल्टी है, ठीक है। अब कोर्स क्या चीज है? कोर्स है कंपल्शन, किसी को फोर्स करना, किसी पे जोर जबरदस्ती करना, तो उसको हम कोर्स कहते हैं। अब इधर आपके पास जो ऑप्शंस है फरी इन रेंज, ये आपस में सिनोनिम्स है। ये दोनों का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, तो ये आपके पास ठीक नहीं है। कंप्लेसेंस कहते हैं ओबीडियंस को, लेकिन ये एक नेगेटिव वर्ड है कि आप बहुत ही ज्यादा किसी की ओबीडियंस हो जाए, नेगेटिव वर्ड है। कंप्लेसेंस बार्गेन, बार्गेन का आपको पता है, आप बार्गेनिंग करते होंगे।
किसी चीज आप खरीद ले, आप बार्गेनिंग करते हैं, इधर इनकी कोई रिलेशन नहीं बनती, ये भी गलत हो गया। एक्वलेट कहते हैं एक्सट्रीम प्रेस को, बहुत ज्यादा तारीफ करना। इवेलुएट, अगेन आप इवेलुएशन जो करते हैं, दिस इज अ कॉमन वर्ड, इसका मायने आपको पता है जी। तो इधर ये भी ऑप्शन आपके पास ठीक नहीं है। राइट ऑप्शन आपके पास क्या है, डी है, सटायर रिडिक्यूल। तो इधर मैंने कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। इन द एनोलॉजी सैंक्शन कोर्स, टू सैंक्शन इज टू इम्पोज पेनल्टीज और रिस्ट्रिक्शंस एज अ मींस ऑफ coercion or punishment। ठीक हो गया। Similarly in option D, satire is a form of literacy or artistic work that uses ridicule, irony or sarcasm to criticize or mock individuals, institutions or society. Just as sanctioning is a way to coerce or control someone's behavior, satire utilizes ridicule to criticize or expose flaws and absurdities। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास डी है। ठीक है जी, इसलिए कि सैंक्शन इज मेंट टू क्योर्स, इसी तरह सटायर इज मेंट टू रिडिक्यूल, तो इसलिए आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। डस्टर चाक, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डस्टर से हम चाक को रिमूव करते हैं। अच्छा क्लॉथ ईयर, यहाँ पे देखें इधर कोई उसकी जो एनोलॉजी है वो नहीं बन रही। इस तरह फिल्टर ईयर की भी नहीं बन रही। क्लॉथ से हम ईयर को रिमूव नहीं करते, फिल्टर से भी हम ईयर को रिमूव नहीं करते, तो ये दोनों तो आपके पास गलत हो गए। अच्छा, लोग गलती क्या करते हैं कि कई लोगों ने ए ऑप्शन को ठीक किया है। देखिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में कंफ्यूजन है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ए नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। क्योंकि डस्टर के जरिए आप चाक को किसी सरफेस से रिमूव करते हैं, इसी तरह स्पॉन्ज के जरिए आप पानी को, आप वाटर को किसी सरफेस से रिमूव करते हैं। तो इसलिए आपके पास सी जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर है, सी ऑप्शन ज्यादा बेटर है। ए से सी ऑप्शन ज्यादा बेटर है, इसलिए सी जो है वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, वही आपके पास राइट आंसर है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी एक एनोलॉजी में दो आंसर्स भी ठीक हो सकते हैं, फिर आपने उसमें बेस्ट वाला सेलेक्ट करना है। तो इरेजर से तो राइटिंग रिमूव हो सकती है, लेकिन हर टाइप की राइटिंग वो नहीं रिमूव कर सकता। इंक राइटिंग इरेजर से नहीं रिमूव हो सकती। ठीक है, इरेजर जो है बेसिकली पेंसिल राइटिंग रिमूव करता है। तो ये भी ऑप्शन एक तरह से, अगर बाकी ऑप्शन होते हैं सिर्फ ये ऑप्शन होता तो फिर तो ठीक होता है, लेकिन अब आपके पास स्पॉन्ज वाटर भी मौजूद है, तो इसलिए आपने सी ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट है जी रोड साइन स्ट्रीट। अगेन इसमें लोग गलती करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास सी है। उसकी क्या वजह है कि जो रोड साइन होते हैं वो आपको स्ट्रीट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी स्ट्रीट में मुड़ रहे हैं तो रोड साइन लगा हुआ है, यहाँ पे काम हो रहा है, आगे आपने नहीं जाना। ठीक है जी, या आप अपनी स्पीड रिड्यूस कर रहे हैं, वर्कर्स आर एट वर्क वगैरह वगैरह, रोड साइंस आपने देखे होंगे। इसको हम ट्रैफिक साइंस भी कहते हैं। तो जैसे रोड साइन आपको स्ट्रीट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसी तरह टाइटल जो है वो आपको नॉवल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देखिए इधर मैंने लिखा भी हुआ है, रोड साइन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रीट, एज टाइटल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉवल। तो इधर आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट स्केप्टिकल डाउट, ये आपस में सिनोनिम्स है। ठीक है, इधर आपने सिनोनिम वाला जो रिलेशन है वो ढूंढना है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपस में सिनोनिम है, श्योरिटी या सर्टेनिटी, बोथ जो है दे आर द सेम थिंग। तो इधर आपके पास डी जो आंसर है वो ठीक है। उसके बाद जी सेंटेंस करेक्शन है। नंबर 1, समवन हैज टेकन द बुक ऑफ द शेल्फ। अच्छा, पहली बात यह है कि जब भी आपके पास हैज या हैव आ जाए तो आप टुक नहीं यूज कर सकते, आप सेकेंड फॉर्म नहीं यूज कर सकते, आपको थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। तो ये ए ऑप्शन में देखिए सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, हैज टुक द बुक ऑफ, ये गलत हो गया। ठीक है जी, या तो आप फिर ये कहे कि समवन टुक द बुक ऑफ, फिर भी ठीक है। समवन टुक द बुक ऑफ द शेल्फ, फिर भी ठीक है। लेकिन जब आपने हिज यूज कर लिया कि समवन हैज, तो फिर आपको थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। हैज हैव के साथ आपका हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। इधर ए में सेकंड फॉर्म है, गलत हो गया। ठीक है जी, अब देखें बी ऑप्शन में आपके पास क्या है कि बी ऑप्शन में टुक आ गया, हैज नहीं आया। तो ठीक है जी, ये ऑप्शन अभी तक हम कंसिडर करते हैं। लेकिन इसमें एक और मसला है, बुक ऑफ हो गया, उसके बाद आपको एक और ऑफ भी लगाया गया है जो कि गलत है। ये जो ऑफ है ना ये फिर नहीं आता, जब आपने ओ डबल एफ लगा दिया आप ओ एफ नहीं लगा सकते। तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन को देखें, हैज टेकन द बुक ऑफ फ्रॉम द शेल्फ। देखें अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलेंगे समवन हैज टेकन द बुक ऑफ
फ्रॉम द शेल्फ, तो ये सेंटेंस ऑकवर्ड लग रहा है, गलत लग रहा है। राइट इधर क्या है, राइट इधर ये है कि समवन हैज टेकन द बुक ऑफ द शेल्फ है, ठीक है, ये दूसरा ऑफ उसमें नहीं आएगा, ठीक हो गया। इसमें सी ऑप्शन जो है वो आपके पास ठीक है। और मैंने आपको एक और भी बता दिया कि अगर आप हैज नहीं यूज करना चाहते तो आप लिखे समवन टुक द बुक ऑफ, ये वाला ऑफ, समवन टुक द बुक ऑफ द शेल्फ, वो भी ठीक है, लेकिन वो आपके पास ऑप्शन में नहीं मौजूद। तो हैज लगा है, हैज के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगाना है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। और जब आपने ओ डबल एफ लगा दिया तो फिर आप दूसरा ऑफ नहीं लगा सकते, इसके इधर कोई भी ऑफ या फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, 2 वीक नोटिस बीइंग गिवन टू एम्प्लॉयज बिफोर लीविंग अ जॉब इज द जनरली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल, ठीक है जी। नोटिस किसे कहते हैं कि जी कोई भी एम्प्लॉय जा रहा है ऑफिस से, तो वो क्या करता है कि पहले से नोटिस दे देता है, पहले से बता देता है कि मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, 2 हफ्ते पहले फॉर एग्जांपल बता देता है। यहाँ पे नोटिस पीरियड 2 वीक है, वैसे तो कभी कभी 1 महीना भी होता है। आप 1 महीने पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी कंपनी को बताते हैं कि जी मैं जाने वाला हूँ। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और को हायर करना है तो वो उस महीने में हायर कर लेगा, ठीक है जी। लेकिन इसको नोटिस पीरियड कहते हैं। जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने वाले हैं तो आप पहले से उसको इन्फॉर्म करते हैं। तो इधर कहते हैं कि 2 वीक नोटिस पीरियड बीइंग गिवन टू एम्प्लॉयज बिफोर लीविंग अ जॉब इज जनरली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल। अच्छा ये देखिए, इधर बीन आ गया तो पहले से ये सेंटेंस आपके पास गलत है। अगर ये बी डबल एन होता तो शायद हम सोचते कि ये सेंटेंस ठीक है। इधर बीइंग आ गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। अब ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन आपका यही है जहां पे बीइंग आया है, ये गलत है, ठीक है जी। अब आप जरा सेक्शन बी और ई को देखें। इधर आपके पास लिखा है बिफोर हैविंग टू लीव, इधर क्या है बिफोर लीविंग। हैविंग टू लीव या बिफोर लीविंग वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन हम एक्स्ट्रा वर्ड्स क्यों डाल रहे, रिडंडेंसी की तरफ क्यों जाए, रिडंडेंसी को हमने अवॉइड करना है। तो मैं स्ट्रेट अवे कह सकता हूं कि बी और ई आपके पास गलत हो गए। रह क्या गया, सी और डी रह गया। अच्छा ये देखिए इसमें वीक्स कैसे लिखा हुआ है, क्या आपने कभी ऐसे वीक्स देखा है, बिल्कुल इसने गलत लिखा हुआ है। ये सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। रह क्या गया, डी ऑप्शन, गिविंग नोटिस टू एम्प्लॉयज 2 वीक्स बिफोर लीविंग इज द जनरली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल। देखें ये कितना जबरदस्त सेंटेंस बन रहा है। दूसरी बात ये है कि आपके पास पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, ठीक है। पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ई की चीज को रेफर करें और उसको ई की तरह से स्टार्टिंग और एंडिंग कर ले, ठीक है जी। अब देखिए गिविंग और लीविंग ये क्या है, दोनों एम्प्लॉयर्स की तरफ इसका इशारा है, ठीक है जी। ये क्या है, गिविंग आईएनजी है, लीविंग भी आईएनजी है, तो दोनों में पैरेललिज्म है। ई की उसको टारगेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ये देखिए ये जो डी ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट आंसर है। गिविंग नोटिस टू एम्प्लॉयर्स 2 वीक्स बिफोर लिविंग अ जॉब इज द जनरली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आप देखिए, आई डोंट फील टू बैडली अबाउट कमिंग लेट टू द मीटिंग। देखिए ये सेंटेंस डायरेक्टली आपको बता रहा है कि जी ये जो इधर जो बैडली है ना वो गलत है। तो इधर आपके पास राइट आंसर क्या है, इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो डी है। आई डोंट फील टू बैड अबाउट कमिंग लेट टू द मीटिंग, ठीक है। तो इधर आपके पास जो डी है वो राइट आंसर है। ये काफी आसान था वैसे। नेक्स्ट है जी, इफ द स्टेज सेट्स वर टू बी डिजाइन्ड बाय हिम I would have more confidence in the production. A option है the stage sets were to be designed by him. B option he was to be designed the stage sets. देखें अजीब लग रहा है। C option the stage sets are designed by him. अजीब लग रहा है। The stage sets by him were to be designed. इधर राइट आंसर क्या है, इधर जो आपने सेंटेंस लिखा है ना वही आपके पास राइट है, ठीक है। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। If the stage sets were to be designed by him I would have been more confidence in the production. कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन इस सेंटेंस वाला जरूर होगा, ठीक है जी। ये देखें ए ऑप्शन आपके पास वही है, तो इधर आपके पास जो ए ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट है जी, ओवर द लाउड स्पीकर द प्रिंसिपल अनाउंस। अच्छा ये जो है ये अंडरलाइन है, मैं अंडरलाइन करना भूल गया हूँ। ये जो ये सारा अंडरलाइन है, ठीक है आपका, इसको आपने चेंज करना है। पहली बात देखिए कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग उसने कैसे लिखी है। ये प्रिंसिपल उसूल को कहते हैं, ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है। इधर हमें लग रहा है ना कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, इधर स्कूल आ गया, वो स्कूल की प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इधर उसने उसूल लिख दिया। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है, ठीक है। ये देखिए ए ऑप्शन में भी प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप देखें, ये तो उसूल वाली स्पेलिंग है, ये गलत हो गया। प्रिंसिपल में ए एल होता है।
बी सी डी में आपके पास ए एल है, ठीक हो गया। अब बाकी देखते हैं कि क्या इसमें गलती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इट्स अटेंडेंस पॉलिसी, अगेन ये भी आपके पास गलत है। देयर अटेंडेंस पॉलिसी, वो भी गलत है, ठीक है जी। द प्रिंसिपल अनाउंस दैट द स्कूल वाज गोइंग टू बी अनाउंसिंग, देखिए सी में आपके पास अनाउंसिंग है, इधर आपके पास अनाउंसिंग गलत है, ये भी गलत हो गया। राइट क्या है आपके पास कि आपके पास ए एल वाली स्पेलिंग हो और आपके पास अनाउंस्ड हो, ठीक है। द प्रिंसिपल अनाउंस दैट द स्कूल वाज गोइंग टू चेंज इट्स अटेंडेंस पॉलिसी, इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास डी है। सी क्यों गलत है? द प्रिंसिपल अनाउंसिंग दैट द स्कूल वाज, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। जो काम हो चुका है पास्ट वाला है तो उसके लिए आपने ई डी लगाना है। सी भी गलत हो गया। ए क्यों गलत हो गया? प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है। बी क्यों गलत है? ये आप देखेंगे इट्स इसने कैसे लिखा है, इट्स अटेंडेंस पॉलिसी, ये बिल्कुल गलत है। तो डी जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, दे अराइव्ड ऑन टाइम एंड वर एबल टू विटनेस द एंटायर ग्रेजुएशन सेरेमनी। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल ठीक है, तो इधर आपके पास जो ए ऑप्शन है वो ठीक है, ठीक है जी। दे वर अराइविंग ऑन टाइम इन ऑर्डर टू विटनेस, ये गलत है, ठीक है जी। दे अराइव्ड इन टाइम नहीं होता, ऑन टाइम होता है, इन टाइम तो वाला तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, दे हैव अराइव्ड ऑन टाइम इन वर एबल टू विटनेस द एंटायर ग्रेजुएशन सेरेमनी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये सेंटेंस भी तो बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या मसला है? देखिए, एक बात आप याद रखें कि जब भी आप हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, वो काम अभी अभी हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल, अभी अभी मैंने एप्पल खाया है, तब मैं कहूंगा आई हैव ईटन एन एप्पल। एक साल पहले मैंने एप्पल खाया हो तो ये आई हैव ईटन एन एप्पल 1 ईयर अगो, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है। जब आपने अभी अभी कोई काम किया हो फिर आप कह सकते हैं कि जी हैव और थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है जी। आई हैव टेकन दी मेडिसन, जब आपने अभी अभी मेडिसिन लिया हो आप कह सकते हैं कि आई हैव टेकन दी मेडिसन। अगर आपको मेडिसिन लेते हुए बहुत अरसा हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पहली मिसाल आप दी कि मैंने एक साल पहले एप्पल खाया था, तो मैं कहूंगा आई एट एन एप्पल, सेकेंड फॉर्म यूज करूंगा, उसमें हैज और हैव नहीं यूज करूंगा। तो ये देखें कि इधर आप अगर हैव यूज करेंगे, उसके बाद देखें उन्होंने इंटायर ग्रेजुएशन सेरेमनी भी देख ली, तो क्या टाइम कितना हो गया उनके अराइवल में? उनके अराइवल में टाइम ज्यादा हो गया, वो अभी अभी नहीं पहुंचे। अगर वो अभी अभी पहुंचे थे तो क्या वो इंटायर ग्रेजुएशन सेरेमनी विटनेस कर पाते, देख पाते? नहीं, तो उनका टाइम हो गया पहुंचने में। तो इसलिए आपके पास ये जो हैव अराइव्ड है ना वो गलत है। हैव अराइव्ड हम तब यूज करेंगे कि वो अभी अभी पहुंचे, वो अभी अभी नहीं पहुंचे। कैसे पता चला? क्योंकि उसने पूरी इंटायर जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है वो भी देख ली, तो उधर आप हैव नहीं यूज कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा दे अराइव्ड ऑन टाइम। नेक्स्ट, अच्छा ये आपके पास प्लेइंग है, इधर आपके पास पी है, ठीक है। लेट मी राइट पी ओवर हियर। प्लेइंग बॉल, स्विमिंग इन द पूल एंड अ डाइट विदाउट स्टार्ची फूड्स हेल्प कीप हिज वेट डाउन। अच्छा जी, इधर आपके पास क्या चीज है? डाइटिंग विदाउट स्टार्ची फूड्स हेल्प्स, बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन गलत हो गया, ऑकवर्ड लग रहा है। अवॉइडिंग स्टार्ची फूड्स हेल्प्स, अच्छा जब प्लूरल आ गया फूड्स ना तो आपको हेल्प यूज करना पड़ेगा। जैसे हम यूज करते हैं ना दे हेल्प दी बॉय, ये नहीं कहते दे हेल्प्स दी बॉय, प्लूरल के साथ सिंगुलर वाला वर्ब, तो ये आपके पास गलत हो गया। अ डाइट विदाउट स्टार्ची फूड्स हेल्प्ड हिज वेट डाउन, ये भी आपके पास गलत आ रहा है, ठीक है जी, क्योंकि वो जो है सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्लेइंग बॉल, स्विमिंग इन द पूल, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो पास्ट आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आपके पास राइट क्या है? आपके पास राइट ए है, क्योंकि इधर आपके पास फूड्स प्लूरल है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है, हेल्प आया है, हेल्प्स नहीं आया, ये भी ठीक हो गया। बाकी अगर आप सेंटेंस को भी देखें वो भी आपके पास बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अवॉइडिंग स्टार्चिंग फूड्स, अच्छा डाइट विदाउट स्टार्ची फूड्स आप नहीं कह सकते, अवॉइडिंग स्टार्ची फूड्स इज अ बेटर सेंटेंस, ये जो लिखने में भी मजा आता है, ठीक है, जिसमें रिडंडेंसी भी नहीं है, तो ए ऑप्शन आपके पास राइट आंसर है। फिर है जी सेंटेंस कंप्लीशन, आई हैव नो डिजायर डैश नेम आर फेम, इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास 4 है, आई हैव नो डिजायर फॉर नेम आर फेम। नेक्स्ट, एज द मार्केट बिकम्स डैश कम्पिटेटिव सम कंपनीज विल मेक लार्जर एंड लार्जर प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर मार्केट
क्या हो गया कि फिर कुछ कंपनियां ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी। अगर मार्केट जो है वो ज्यादा कंपिटेटिव हो गई, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, एक वेबसाइट पे इधर फुली लिखा हुआ है, टॉपर नाम है उस वेबसाइट का, तो वो ऑप्शन गलत है। फुली कंपिटेटिव नहीं आता, मोर कंपिटेटिव आता है। एज द मार्केट बिकम्स मोर कंपिटेटिव सम कंपनीज विल मेक लार्जर एंड लार्जर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट आप देखें, डैश फॉर ओवर 6 आवर्स आई बिगन टू लूज फीलिंग इन माई राइट हैंड। अभी आप देखें, आई बिगन टू लूज फीलिंग इन माई राइट हैंड, यानी ये जो काम है ना, मेरे जो हाथ में फीलिंग खत्म हो रही है, खत्म होना स्टार्ट हो गई है। ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि ये काम अभी अभी हो रहा है। ठीक है, ये जो फीलिंग इसके हाथ में खत्म हो रही है, ये इस सेकंड पे खत्म हो रही है, ये सेकंड पे स्टार्ट होना शुरू हो गई है जब ये सेंटेंस बोल रहा है। तो इधर आपके पास क्या आएगा, इधर आपके पास हैविंग रिटन आएगा। ये जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। हैड रिटन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट वाली बात नहीं कर रहा है, ये अभी अभी की बात कर रहा है। दूसरी बात कि आप ये हैव रिटन क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई आई वी है ही नहीं, तो क्या आप हैव नहीं यूज कर सकते या हैज नहीं यूज कर सकते। अगर इधर आपके पास कोई आई होता, वी होता, तो फिर आप हैव या हैज यूज कर लेते। ठीक है जी, आई और वी के साथ हैव यूज करते, ही शी के साथ हैज यूज कर लेते। लेकिन इधर आपके पास कोई आई वी नहीं है, इधर डायरेक्टली सेंटेंस है, तो फिर आपने हैविंग रिटन बोलना है। तो बी आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखने, आपके पास गिवन है 16.6 डिवाइड बाय 166 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर एग्जांपल एक्स कह ले। ठीक है जी, ये एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब 16.6 डिवाइड बाय 166 है, इन दोनों को मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये पॉइंट खत्म करने के लिए। एज अ रिजल्ट आई एम गोइंग टू गेट 166 पॉइंट एक राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये आपके पास 1660 आ जाएगा। ठीक है, अगेन आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। अच्छा, ये 166 डिवाइड बाय 1660 को मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि ये आपके पास 1 ज़र हो गया, ये आपके पास 10 ज़र हो गया। ठीक है, तो 1/10 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब आपको पता है कि 1/10 जो है वो 0.1 के बराबर होता है, तो 0.1 आपके पास अंडर रूट एक्स है। अब आपने x फाइंड करना है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, इस साइड पे भी स्क्वायर ले, इस साइड पे भी स्क्वायर ले। ये जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा, आपके पास 0.1 स्क्वायर आपके पास x आ जाएगा। अब 0.1 स्क्वायर का मतलब है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास x इज इक्वल टू 0.01 आ जाएगा। आप यहीं से भी स्क्वायर ले सकते हैं, अगेन दोनों साइड पर स्क्वायर ले, तो ये आपके पास 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/100 हो जाएगा, जो कि अगेन आपके पास इक्वल है 0.01 के। तो इधर जो आपके पास आंसर है वो 0.01 है। आप अगर यहीं से ही स्क्वायर ले, तो ये आपके पास 1/100 इक्वल हो जाएगा x के, जो कि अगेन इक्वल है 0.01 के। ठीक है, तो इधर आपके पास सी जो आंसर है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3x minus 15 is equal to -3 then x is, अच्छा 3x minus 15 आपको गिवन है कि दैट इज इक्वल टू -3। -15 को उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये +15 हो जाएगा। जब आप इक्वल साइड की दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास 3x इज इक्वल टू -3 + 15, यानी 15 - 3 जो कि 12 आता है। x फाइंड करने के लिए आप दोनों साइड को 3 पे डिवाइड कर लें, ये आपके पास x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास a है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 4 इज इक्वल टू c बाई 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। अच्छा, ये डिवाइड बाई c है, ये 3 नहीं है, डिवाइड बाई c है। ठीक है जी, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई c। अच्छा देखिए, आपके पास गिवन है कि a बाई 3 इक्वल है b बाई 4 के, और जो कि इक्वल है c बाई 7 के, यानी ये तीनों आपस में इक्वल है। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक और वेरिएबल की इक्वल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये चारों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है k के। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैंने एक वेरिएबल k की इक्वल कर दिया है अपनी आसानी के लिए, ताकि मैं इसको सोल्व कर पाऊँ। a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी को मैं सोल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वल कर दिया k के। अब इसका मतलब है कि a डिवाइड बाई 3 भी इक्वल है k के। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इम्प्लाइज के a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 3 के, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया।
दूसरा b/4 भी इक्वल है k के, क्योंकि ये सारा इक्वल है। b/4 इज इक्वल टू k हो गया, इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 4k। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह c/7 इज इक्वल टू k है, c/7 इज इक्वल टू k विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 7k। c इज इक्वल टू 7k यहाँ से कैसा है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिक रूल है मल्टीप्लीकेशन का। मैं समझता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा होगा उसको ये पता होगा। पहले हमने इसको k की इक्वल किया, अब सारे k की इक्वल है तो a/3 भी k की इक्वल है, b/4 भी k की इक्वल है, c/7 भी k की इक्वल है। ये आपके पास इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी है, ठीक है। तो a की जगह मैं क्या लिखूं, a की जगह मैं 3k लिख सकता हूं, ठीक है। मैं अगेन a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी लिख लेता हूं। a की जगह मैंने 3k लिख दिया, ठीक है। b किसकी इक्वल है, 4k की इक्वल है, b की जगह मैंने 4k लिख दिया। c किसकी इक्वल है, 7k की इक्वल है, वो लिख दिया। फिर डिवाइड का साइन है वो मैंने लगा दिया। फिर अगेन c है जो कि 7k की इक्वल है। तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 7 जो कि आपके पास 14k आता है, डिवाइड बाय 7k आ जाएगा। के आपस में कैंसल आउट, 14 डिवाइड बाय 7 आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी a प्लस बी प्लस सी जो है डिवाइड बाई सी वो आपके पास किस चीज की इक्वल आ गया, वो आपके पास 2 की इक्वल आ गया। ये हमने कैसे सॉल्व किया कि हमने इसको k की इक्वल कर दिया, जिसका मतलब है कि ये भी k की इक्वल है, ये भी और ये भी ऐड करके डिवाइड बाई सी कर दिया, तो आपके पास 2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B invest Rs 37,000 and Rs 18,500 respectively in the business. The ratio of their share is, ठीक है, A रेशियो B कितना है, A का शेयर 37,000 है, कितना है B का शेयर 18,500, ठीक है। अब आप देखिए 37,000 डबल होता है 18,500 को, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसकी जगह मैं 2 लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं, यानी ये आपके पास 2:1 आ गया। ए जो ऑप्शन है उसका वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने मालूम करना है और हमें गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर बराबर होता है 4l के, वेयर l इज द वन साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, उसके चारों साइड इक्वल होते हैं और हर एक साइड उसका, फॉर एग्जांपल उसको हमने l कह दिया तो उसका पेरीमीटर क्या है, 4l है। पेरीमीटर आप सारों साइड्स को ऐड करते हैं, तो 4l आपके पास बराबर है 40 सेंटीमीटर के। तो l किस चीज के बराबर होगा, दोनों साइड को 4 पे डिवाइड करें, l आपके पास 40 डिवाइड बाय 4 यानी 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका एरिया कितना है, तो एरिया इक्वल होता है l स्क्वायर के, यानी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ मैन स्पेंड्स 5/6 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 1/12 ऑन रेंट एंड रेस्ट ही सेव्स, ठीक है। इफ ही सेव्स Rs 50 फाइंड हिज इनकम। एक बंदा है जो कि 5/6 अपना इनकम फूड पे लगाता है और 1/12 अपना इनकम रेंट पे लगाता है और बाकियों को सेव करता है। अब उसके पास कहते हैं कि 50 सेव हो जाते हैं, उसकी इनकम फाइंड करो। तो हम कहते हैं कि लेट हिज इनकम बी x, ठीक है, लेट हिज इनकम बी x। अब देखिए इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। लेट हिज इनकम बी x। अब देखें फूड पे कितना स्पेंड किया, ही स्पेंड्स ऑन फूड, वो कितना है, ही स्पेंड्स ऑन फूड, वो आपके पास क्या है, 5/6 ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो 5x डिवाइड बाय 6 हो गया। ही स्पेंड्स ऑन रेंट, वो कितना है, वो आपके पास 1/12 ऑफ x है, यानी x डिवाइड बाय 12 है, ठीक है। अब इन दोनों को जमा करें, फूड और रेंट पे उसका टोटल कितना खर्चा होता है, ठीक है जी। उन दोनों को हम जमा करते हैं। इस टोटल स्पेंडिचर, टोटल उसने कितना स्पेंड किया, टोटल स्पेंड क्या है, 5x डिवाइड बाय 6 जो कि वो फूड पे करता है और x डिवाइड बाय 12। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आपके पास 12 आता है। इसको 12 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और जब मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो पहले से 2 है, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 10x आता है, फिर उसके बाद x है, ये आपके पास 11x डिवाइड बाय 12 हो गया, ठीक है। ये उसका क्या है, टोटल स्पेंड, ये उसने टोटल स्पेंड कर दिया। अब सेव कितना किया, टोटल इनकम उसके पास x है, सेव कितना किया, सेव आपके पास इक्वल होगा, टोटल इनकम x है,
स्पेंड कितना हो गया 11x/12। तो इनकम से आपने इस जो एक्सपेंडिचर है ना उसको माइनस करना है, तो x माइनस 11x डिवाइड बाय 12। अगेन आप इधर आपके पास 1 होता है तो इसका एलसीएम ले ले, इसको अब आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 12 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास 12x माइनस 11x डिवाइड बाय 12 हो गया, ये आपके पास x डिवाइड बाय 12 आ गया। तो उसने कितना सेव किया x डिवाइड बाय 12, यानी इनकम का 12वां हिस्सा x डिवाइड बाय 12 उसने सेव किया। अच्छा, अब आपको गिवन है कि जो सेव है वो इक्वल है किस चीज के, वो 50 के। सेव कितना आ गया x बाय 12, तो आपके पास x बाय 12 जो है वो इक्वल है 50 के। तो x किसके इक्वल होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 50 के, जो कि आपके पास आता है जी 600। तो यानी कि उसका जो टोटल इनकम था वो आपके पास 600 था, ठीक है जी, जिसमें उसमें वो 50 सेव कर लेता था, बाकी 550 इस पे लगा देता था। अच्छा, अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि वो फूड पे कितना लगाता था, तो फूड पे देखिए 5x/6 था, तो आप जल्दी से 5 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड बाय 6 कर लें। तो इसको सॉल्व करें, ये 6 1 और ये 600, तो ये 500 रुपीज जो है वो फूड पे लगाता था। फूड पे कितना लगाता था, 500 लगाता था। अब रेंट पे कितना लगाता था, रेंट पे आपके पास हमने कहा कि वो कितना स्पेंड करता है, x बाय 12, x कितना है 600 है, 600 डिवाइड बाय 12 50, ठीक है। तो रेंट पे कितना लगाता था 50, यानी फूड पे 500 लगाता था, रेंट पे 50 लगाता था और 50 बचा लेता था, ठीक है। तो इधर टोटल इनकम उसके पास 600 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग अ प्रोपोर्शन। अच्छा, a बाई बी का मैंने आपसे कहा था कि a बाई बी का ये मतलब होता है, a रेशियो b का, ये प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शन मतलब इक्वल, इसकी जगह आप इक्वल लिखें, ये c बाई डी हो गया। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो ये AD इज इक्वल टू BC हो गया। अब इधर AD इज इक्वल टू BC किधर है, वो C ऑप्शन में है। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 500 एंड 600 इन विच 9 अकर्स ओनली एज वंस। 500 और 600 में ऐसे नंबर जिसमें 9 एक दफा कर होता है, तो देखिए 509 एक हो गया, एक 519 हो गया, एक 529 हो गया, 539 हो गया, 549 हो गया, 559 हो गया, 569 हो गया, 579 हो गया, 589 हो गया। उसके बाद देखिए 590 में भी है, 591 में भी है, एक दफा 9 है, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599 में 8 दो दफा है, उसको नहीं लिखेंगे। तो ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल ऐसे आपके पास 18 नंबर्स हैं 500 और 600 के दरमियान, जिसमें 9 सिर्फ एक दफा अकर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दी मोड। मोड मैंने आपसे कहा था जो कि सबसे रिपीटेड नंबर हो। अब इसमें सबसे रिपीटेड नंबर क्या है, 3 दो दफा है, ये मोस्ट रिपीटेड नहीं है। 7 कितनी दफा है, 7 भी दो दफा है, ये भी नहीं है। अगर आप 5 को देखें ना, 5 एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, 3 दफा हो गया। तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वो 5 है, ये आपके पास राइट आंसर है। व्हाट इज द मीडियन। मीडियन के लिए आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और जो बीच का एलिमेंट है वो आपका मीडियन है, अगर वो ऑड नंबर्स हैं। अगर इवन नंबर्स हैं तो आपको 2 का सम लेना है, ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, 10 18 to 56। अब बीच वाला देखिए हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ आइटम्स हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 7 आइटम्स हैं। ऑड नंबर्स हैं तो बीच वाला आपके पास मीडियन है। इधर भी 3, इधर भी 3, ये 0 बीच में है, ये आपके पास मीडियन है। इधर आपके पास ए जो आंसर है वो ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।